नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो पूछता है इंडिया। पूछता है इंडिया में आज मुद्दा बेहद गंभीर है। एक ऐसा विषय जिस पर यह कहा जाए पूरी दुनिया की चिंता है, खास तौर से यूरोप में इस्लामीकरण हो रहा है। यूरोप अब एक नए जमाने की दहशत से जूझ रहा है, जहां पर एक ओर शरणार्थियों की बाढ़ है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी की तेजी से बढ़ती तादाद, जिसने अब एक और ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो अलगाव, कट्टरवाद, सामाजिक विस्फोट की तैयारी करती हुई नजर आती है। खास करके मिडिल ईस्ट की बात की जाए या फिर अफ्रीका जैसे देशों की, जहां पर शरणार्थी मुस्लिमों की तादाद लगातार बढ़ती चली जाती है। इसकी वजह से यूरोप की डेमोग्राफी काफी ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ आंकड़े की बात नहीं, बल्कि उन आवाजों की कहानी है जो अब गली गली में सुनाई देती है। यूरोप के कई शहरों में नारा गूंज रहा है कि हमारी संस्कृति खतरे में है। दरअसल ब्रिटेन, जहां पर अप्रवासियों के खिलाफ गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ता नजर आता है, बढ़ती मुस्लिम आबादी का विरोध भी लोग सड़कों पर उतर कर रहे हैं। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहां पर तो पिछले महीने एंटी इमिग्रेशन रैलियां तक का आयोजन किया गया। फ्रांस की बात की जाए तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ जमकर प्रदर्शन होता हुआ नजर आता है। डेनमार्क, स्टॉप द इस्लामिजाइजेशन ऑफ डेनमार्क जो है वो भी सीधे सीधे यहां पर चलाया गया है। स्वीडन की बात करें, शरिया कानून लागू करने के लिए बाकायदा यहां पर जमकर प्रदर्शन देखने को मिले। आयरलैंड जैसे देश में मुस्लिमों के खिलाफ भी जमकर विरोध देखने को मिला है। तो पूरी दुनिया में पिछले कुछ वक्त से ऐसे ही तस्वीर, ऐसे ही हालात नजर आते हैं जो एक तरह से लगातार बदलती डेमोग्राफी की चिंता जो है वो दर्शाते हैं। यूरोप के लोगों का कहना है कि हमारी ईसाई पहचान फीकी पड़ रही है। और हाँ, सिर्फ खतरे की अगर बात की जाए तो सिर्फ खतरा ही नहीं है, बल्कि आंकड़े भी सामने आते हैं। 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 14% तक पहुंच सकती है और ये बढ़ोतरी जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में ज्यादा होगी, जिन्होंने बड़ी संख्या में शरणार्थियों को स्वीकार किया है। वहीं अगर देखा जाए पिछले कुछ वक्त में साल 2025 तक की अगर हम बात करें, पिछले कुछ वक्त में भी जिस तरह से लगातार शरणार्थी बढ़े, लगातार डेमोग्राफी चेंज होने के आंकड़े सामने आए, तो ये माना जा रहा है कि 2050 तक यूरोप में 14%, जर्मनी में 20%, स्वीडन में 31%, इटली में 14%, तो यूके में 17.2%, फ्रांस 18%, स्पेन 7.2%, बेल्जियम में 18.2%, तो ऑस्ट्रेलिया में 19.9%, नॉर्वे में 17%, डेनमार्क में 16% और स्विट्जरलैंड में 12.9%। ये कहा जाए कि आंकड़ा बदलता हुआ नजर आता है। वहीं आज यूरोप की गली गली में अजान की आवाजें गूंजती हैं, चर्चों की घंटियां कहीं खोसी गई हैं, ये भी लोग कहते हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम, हर जगह पर तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। साथ ही अब उठ रही है यहाँ से लगातार चारों तरफ से आवाजें बढ़ रही हैं, ईसाइयों की चिंताएं। आपको आंकड़ों के फीसदी के हिसाब से हम समझाते हैं कहां पर किस तरह की कितनी आबादी है। अगर मैं बात करूं मुस्लिम प्रतिशत आबादी की, तो अगर साइप्रस की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति में 25.4% यहाँ की आबादी है। बुल्गारिया में 11.1% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। स्वीडन में फिलहाल 8.1% यहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है। फ्रांस में 8.8% मुस्लिम आबादी है। बेल्जियम का आंकड़ा 7.6% यहाँ पर स्थिति को दर्शाता है। वहीं अगर नीदरलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर 7.1%, ऑस्ट्रिया में 6.9%, यूके में भी 6.3%, तो स्विट्जरलैंड में 6.1%, जर्मनी में भी 6.1% मुस्लिम आबादी रही है। अगर दुनिया में आबादी के लिहाज से देखें तो 2010 से लेकर अभी तक मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है, जबकि ईसाइयों की आबादी में सीधे सीधे गिरावट ही आई है। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बताते हैं कि 2010 या 2020 के अगर अंतर की बात करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी थी 2010 में, जिस तरह से ईसाइयों की आबादी 30.6% थी, अब वो घटकर 28.8% रह चुकी है। मैं 2010 से 2020 के बीच का आंकड़ा बताती हूँ, यानी कि यहाँ पर अंतर 1.1% का कम नजर आया है।
मुस्लिम आबादी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो पूरी स्थिति थी वो पहले 2010 में 23.9% थी, लेकिन अब वो बढ़कर 25.6% हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी 1.8% बढ़ी है। हिंदू आबादी भी आप समझिए, हिंदू आबादी भी यहाँ पर घटी है। हिंदू आबादी जो 15% थी, हालांकि अब मौजूदा स्थिति में 2020 में 14.9% रही, यानी कि बहुत माइन्यूट सा चेंज रहा है। वहीं अगर बौद्धिज्म की बात करें तो यहाँ पर भी आंकड़ा कम हुआ है, 4.9%। जो 2010 में आंकड़ा था वो 2020 में 4.1% रहा है। यहूदियों की हालांकि 0.2% उनकी यहाँ पर एक तरह से भूमिका रही, जो यथावत है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। नास्तिकों की संख्या में जरूर 1 की बढ़ोतरी हुई है। पहले जो 2010 में 15% नास्तिक हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो 16% नास्तिक हैं। अन्य 10.4% हैं और उनकी स्थिति अभी भी उसी रूप में यथावत मानी जाती है। तो ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब यूरोप के प्रदर्शन की बात करें तो आप सड़कों पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी लगातार देख रही हैं। आपको लग रहा होगा कि ये शायद ऊपर आसमान से ली गई किसी इलाके की तस्वीरें और छोटे छोटे ऐसा लगता है कि कुछ दाने रख दिए गए हों, लेकिन हकीकत में ये लोग हैं। आपको ये एरियल व्यू हम दिखा रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी आपको लोगों का सैलाब सड़कों पर नजर आएगा, और ये सैलाब दरअसल इसी प्रदर्शन के तौर पर ही देखा जा रहा है। यूरोप में प्रदर्शन की एक और वजह साफ तौर से नजर आती है, वो है कट्टर सोच की। 2024 में कट्टरपंथी हिंसा 150% बढ़ी है। 2024 में आतंकी घटनाओं से जुड़े लगभग 450 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं यूरोपीय संघ की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में 120 आतंकी हमले दर्ज हुए, जिनमें से हिंसात्मक घातक हमले जिहादी मानसिकता के लोगों ने ही अंजाम दिए। संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव में बहुत ज्यादा भारी है ये। जर्मनी की स्थिति भी कम भयावह नहीं है। वहां पर मस्जिदों पर हमला होता है, धमकियां लगातार मिलती हैं और धमकियों के मामले लगातार बढ़ते नजर आते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण के तौर पर देखिए, सिर्फ जर्मनी में ही 2014 से अभी तक 800 से ज्यादा मस्जिदें निशाने पर आ चुकी हैं। और इस तरह की घटना सिर्फ इस्लामी समुदाय को ही नहीं झंझोर रही, बल्कि पूरे यूरोप को भी संदेश दे रही है। धार्मिक तरीके से अलगाव और संघर्ष दिन ब दिन और भी ज्यादा तेज होते जाते हैं। ईसाइयों की नाराजगी सिर्फ भावनात्मक नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल वे में भी एक तरह से उनकी नाराजगी है। कई देशों में स्थानीय लोग नई मस्जिदों का निर्माण करते हैं, मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करते हैं, मुस्लिम अवर्जन की धमकी के तरह उसको देखने लगते हैं। मस्जिदें ज्यादा हो रही हैं, चर्च पीछे छूटते जा रहे हैं। चर्चा लगातार यही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और ये चर्चा सोशल मीडिया से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है। बीते कुछ वर्षों में यूरोप में मुस्लिम प्रवासियों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, और एक रिसर्च बताती है, प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से 2050 तक मुस्लिम जनसंख्या के संभावित आकार का आकलन किया गया। और इस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के कुछ देशों में मुसलमानों की आबादी खतरनाक तरीके से बढ़ने वाली है। आने वाला वक्त और भी ज्यादा चिंता का सबब बनता हुआ नजर आएगा। ये लगातार बार बार अलग अलग तमाम रिपोर्टों के माध्यम से कहा गया। इसीलिए पूछता है इंडिया, क्या शरणार्थियों के नाम पर यूरोप को बदला जा रहा है? सवाल ये भी, क्या मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या एक समस्या बन गई है? क्या यूरोप की सरकारें मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में हैं? ये बात भी बार बार कही जाती है। और मेरे साथ में इस समय खास मेहमानों का पैनल है, आइए जल्दी से आपको मिलवाती हूँ, उन्हीं से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इस दौरान विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। साथ ही साथ मेरे साथ में पाकिस्तान से भी पत्रकार जुड़ेंगे, जल्दी हम उनका भी रुख करेंगे। भू राजनीतिक विशेषज्ञ सी डॉक्टर अमन चुग जी भी इस समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और जो तमाम खास मेहमान जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन जिस तरह की तमाम स्थितियां नजर आती हैं, मैं अमन चुग जी इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। जरा ये समझाइए कि बदलती डेमोग्राफी, आखिर इसके क्या संकेत हैं? संकेत, मुझे लगता है संकेत से पहले वजहों पे बात कर लेनी चाहिए। क्या वजह है इतने बड़े स्तर पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है? नमस्कार है जी।
गलत है। देखिए, हमें इसको यूं समझना पड़ेगा थोड़ा हिस्टोरिकली कि पहले वेस्टर्न वर्ल्ड ने, इंक्लूडिंग फ्रांस है, यूएस है, यूके है, इन्होंने कई कंट्रीज पर राज किया एंड स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज रहे जहां पे मेजरली प्राइमरली मुस्लिम पॉपुलेशन रही, या मिडल ईस्ट कंट्रीज रहे। धीरे धीरे करके जब इन्होंने वहां पे काफी सफरिंग दे दी, तो उसके बाद इन्होंने उनको ही कहा कि आप कोई बात नहीं, वहां पे आप सफरिंग में हो, अब आप यहां पे आ जाओ। सफरिंग देने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड का बहुत बड़ा हाथ था। उस सफरिंग के तहत कई लोगों को एज अ शरणार्थी इन्होंने लिया और अपने कंट्रीज की तरफ जगह देनी शुरू कर दी। मगर ऑब्वियसली जो कल्चर था, स्किल सेट था, एजुकेशन था, वो मिसमैच था। एंड साथ में अगर हम और हिस्टोरिकली देखें तो यूरोपियन कंट्रीज ने मेजरली अपनी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो 17th 18th सेंचुरी में ऑलरेडी कर ली थी। एंड उसके बाद मेजरली यूरोपियन कंट्रीज ने राज करने के अलावा उसके अलावा कुछ और किया नहीं। एंड उसके बाद सिर्फ इन्होंने एक पॉलिटिकल जो संस्थाएं बना दी, वर्ल्ड बैंक कह लो, आईएमएफ कह लो, वगैरह वगैरह, उससे ये इन्होंने पूरा एक तरह से पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया, जिसको हम कहते हैं डॉलर के वर्चस्व से, यूरो के वर्चस्व से, वगैरह वगैरह। एंड आज के डेट में ये जो शरणार्थी हैं, जो अल्टीमेटली अपने आप को ऑब्वियसली अपना जो ड्यू है जो उनको नहीं मिला वो अब यहां पे वसूलना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ये एंटेंगलमेंट बढ़ रहा है। एंड आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन पूरा लिया है, तो ऐसे ही यूरोप में और यूके में जो इकोनॉमिकल हालत भी इतनी ज्यादा खराब हो गई है, जिसके कारण अब काफी मिडल ईस्ट से जो मूवमेंट है वो यूरोपियन की तरफ होगी। एंड ये इंपैक्ट ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या जो अनरेस्ट है उस पे रहेगा, मगर साथ में डायरेक्ट सिविल अनरेस्ट और क्लैशेस, बिकॉज इकोनॉमिकली बहुत वीक है। महंगाई पिछले 40 साल के दरों पे छू रही है, 40-30 सालों के दरों पे ग्रोथ हो नहीं रही है, तो अल्टीमेटली माल ही नहीं है, सामान नहीं है, पैसा नहीं है, एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, तो क्या करोगे? अल्टीमेटली वो सारे जो क्राइम्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए, यही एक वजह है कि लगातार पहले कभी रोजगार की चाह में पिछले कुछ वक्त से लगातार लोग पलायन करते हैं, रुख करते हैं दूसरे देशों की तरफ, लेकिन अपने आप में ये बदलती तस्वीर बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन जाती है। जिस तरह से लगातार ये तस्वीर नज़र आती है, सिरोही सर, आप ही से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, ज़रा आप समझाने की कोशिश कीजिए, सुरक्षा के लिहाज से आखिर ये बदलती डेमोग्राफी कितनी ज़्यादा गंभीरता को दर्शाती है? क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो ये कहती हैं कि 2050 आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ती है और वो एक अलग रूप में, अलग रेशियो में नजर आएगी, जो कई जगहों पर चिंता को एक तरह से बढ़ाती है। देखिए नैना जी, चिंता तो तब होगी जब चिंताएं को जो है बढ़ाया जाएगा। अभी अगर मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो उसमें कोई खतरे की बात नहीं है, अगर उस पॉपुलेशन को वहां के लोग जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जैसे क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम है, वो आपस में एक दूसरे की रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों की जो डाइवर्सिटी है उनको एक्सेप्ट कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब आती है जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अब चुप साहब ने बताया है कि जितनी यूरोपियन कंट्रीज थे, ये जो है इन्होंने बाकी दुनिया पे रूल किया है। अभी वो जो एक मेंटेलिटी है लोगों की कि हमारे ऊपर रूल किया, अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो अब हम इनके बराबर या इनसे बड़े हो गए, ये चीजें जो रिफ्ट है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो है आपस में जो है अगर इनका एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी। ये शुरू में शरणार्थी आए थे, लेकिन अब ये शरणार्थी वहां के सिटीजन बन गए हैं। अब ये अपना जो है, जो इनकी राइट्स है उनको अच्छी तरह समझते हैं और उन राइट्स को लेना चाहते हैं। नंबर दूसरी चीज है, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको किसी तरीके से अब जो ये डर लगने लगा है, जैसे आप ये आंकड़े बता रहे हो, जिस तरीके से मुस्लिम पॉपुलेशन जो है यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ती जा रही है, तो बाकी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज है उनको एक तरह का डर बैठ गया, जिसकी वजह से वो पहले से ही शक की नजर में देखते हैं इनको, जिसकी वजह से आपस में झगड़े होते हैं। और तीसरी चीज जो मेन झगड़े की वजह है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। मतलब वहां पे गरीबी और अमीरी जो है बहुत ज्यादा फर्क है। तो जो ये शरणार्थी है, जाए तक ये गरीब है, जब ये अपनी राइट्स मांगते हैं तो जो वहां की जो ऑलरेडी इनहेबिटेंट्स है, वहां के रहने वाले जो ओरिजिनल है, उनको लगता है ये शरणार्थी आए थे और ये अब हमारे रिसोर्सेज को जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे। तो मतलब कहने का कि आपस में कम्युनिटीज में ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, और जब तक ये भरोसा नहीं रहेगा इसी तरीके से दंगे फसाद, मस्जिदों पर हमला,
उस पे चर्च पे हमला, ये चलता रहेगा नैना जी। और सर लेकिन इसके लिए तो ये भी कहा जाता है कि हम पिछले कुछ वक्त से देखते रहे हैं कि सीरिया हुआ, अफगानिस्तान हुआ, यहाँ से जो शरणार्थी आए उन्होंने एक तरह से यूरोप में सामाजिक और आर्थिक संरचना पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है। हालांकि उसको लेकर नए अवसर पैदा हुए। ये भी कहा जाता है कि अगर जर्मनी की बात की जाए तो 2015-16 में सिर्फ 10 लाख से के लगभग शरणार्थियों को एक तरह से पनाह दी थी। लेकिन अपने आप में ये चिंता दर्शन लगातार ये कहा जाए यूरोप के देशों में नजर आती है। लेबनान अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। कहा जाता है कि वेस्ट एशिया का ये एक ऐसा हिस्सा है जहां पर लेबनान में जिस जगह पर पहले क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बहुसंख्यक माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी आ गई है कि मुस्लिम आबादी वहां पर बहुसंख्यक हो चुकी है और क्रिश्चियंस जो हैं वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ चुके हैं। और लेबनान पूरी तरह से कहा जाए कि अब तो मुस्लिम कंट्री के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। जाकिर हुसैन जी, तो क्या यही डर जो हम देखते हैं यूरोप की सड़कों पर, लंदन की सड़कों पर जब लोग उतरते हैं, तो ये डर उनके भी मन में है कि कहीं जो लेबनान में हाल हुआ कहीं ये उनके देश में ना हो जाए ऐसा? देखिए, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो इतने चिंताजनक नहीं है। 5%, 6%, 10%, 12% पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है। मसला ये है कि इसका जो राजनीतिकरण हुआ है, राइट विंग का जो राइज हुआ है, इसने बहुत ज्यादा उभार दिया है इस चीज को और लोगों को कॉन्शियस बनाया है। ज्यादातर जैसे अमन साहब ने बताया ना कि जो डिस्टर्ब एरिया थे, जो यहाँ पे जाके सीरिया में गए, अफगानिस्तान में गए और भी जहाँ अफ्रीकन कंट्रीज में गए, तो इनका कॉलोनियल रूल जो वापस गया तो इनके सपोर्टर भी उनके साथ गए, तो लामामला जो है उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन अगर हम कल्चर के हिसाब से देखें तो गल्फ कंट्रीज के पैसे ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला है वेस्टर्न सोसाइटी पर। जो पैसे का जो गल्फ का पेट्रोल डॉलर है उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला है और उसको देखकर हम वहां की जो एलिट क्लास है वो थोड़ी सी घबराई हुई है। एक तो ये है। दूसरी तरफ ये हम देखते हैं, जब डेमोग्राफिक थ्योरी हम पढ़ते हैं तो 3 साइकिल आते हैं। पहले तो ज्यादा बर्थ होती है, ज्यादा डेथ होती है। सेकेंड स्टेज में होती है, ज्यादा बर्थ हो जाती है, डेथ रेट कम बहुत हो जाती है, जो सेकेंड स्टेज में है। मुस्लिम कम्युनिटी उसी स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में है। और थर्ड स्टेज में अपने आप जब इंटर होंगे तो ये बर्थ रेट कम हो जाएगी, डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एजिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यही एक चरण जो है मुस्लिम जो कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यंगेस्ट पॉपुलेशन है और ये सेकेंड चरण में है। और 2010 में जो है यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट निकाली थी जी सर, में उसने कहा था कि पॉपुलेशन डिफिसिट की बात की थी कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग जापान है, साउथ कोरिया है, इन सब में जो है एजिंग होगी, पॉपुलेशन डिफिसिट हो जाएगी, वो साइकिल नहीं होगा, रिप्लेसमेंट रेशियो जो है कम हो जाएगा। हमारे यहाँ भी जो सेंसस आ रहे हैं उसमें रिप्लेसमेंट रेशियो कम हो रहे हैं क्योंकि जितने लोग बूढ़े हो रहे हैं, काम से अलग हो रहे हैं, उससे कम जो है लोग जवान हो रहे हैं या पैदा हो रहे हैं। तो ये एक जो साइकिल जो कंप्लीट हो जाएगा, तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2050 के बाद फिर क्रिश्चियन के लोग जो हैं ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये आप इम्पोर्टेंट और बड़ा दिलचस्प बताते हैं। लेकिन जाकिर जी, ये तो आपने कहा कि जो जाहिर सी बात है कि जो आंकड़े हैं वो इतने ज्यादा प्रतिशत को, एक लंबे गैप को नहीं दर्शाते, लेकिन फिर जिस तरह से सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों हो रहा है? उनके मन में किस चीज का डर है? फिर ये इस्लामोफोबिया का बार बार जिक्र क्यों होता है? एक चीज मैं और बता दूं कि इस जो पूरे यूरोप को अगर आप देखते हैं तो उसमें 2 कंट्रीज जो है बोस्निया और अल्बानिया, ये टोटली मुस्लिम कंट्रीज हैं। यूरोप में यही 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं और उसमें जो यूरोप में जो है रशिया का जो पार्ट यूरोप में आ जाता है वो भी आ जाता है और बाल्टिक स्टेट आ जाते हैं। तो अगर आप जो है वेस्टर्न और नॉर्दर्न यूरोप में देखिए तो उनकी संख्या कम है, लेकिन इधर इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल जो है संख्या लगती है बहुत ज्यादा है। और डर इस बात का है कि ये जाहिर सी बात है कि ये अपनी कंट्री से जुड़े रहते हैं। जी जी, ये अपनी कंट्री से जुड़े रहते हैं, ये अपने रूट से जुड़े रहते हैं। अगर कोई चीज होती है मिडिल ईस्ट में तो वहां पर उसका असर जाता है। तो ये एक मसला है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं। समाज में आत्मसातीकरण नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा मसला है। उनको हर जगह डायस्पोरा को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, लेकिन जो है डायस्पोरा की वीकनेसेस ये होती हैं कि वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन इनके खिलाफ, जब वो आर्थिक क्राइसिस में आती हैं तो इनके खिलाफ एक्शन लेती हैं। और तो डायस्पोरा जी
डायस्पोरा को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना जो है पेरेंट कंट्रीज के लिए उनके लिए नुकसान हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि भले पेरेंट जो कंट्री है उनके लिए नुकसान हो, लेकिन अमन चुग जी, जैसा कि बात अभी जाकिर हुसैन जी भी कह रहे हैं, ये जो डायस्पोरा है ये वहाँ की जो मौजूदा सरकारें हैं, क्या उनके लिए एक मजबूरी बन जाते हैं? बड़े वोट बैंक के तौर पर जब बड़ा इम्पैक्ट होता है तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना या फिर उनके अगेंस्ट कोई नीति लेकर आना, ये भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। डर रहता है क्योंकि सीधे सीधे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या फिर पॉलिटिकल प्रेशर है। देखिए, जाकिर साहब ने बिल्कुल एक दो पॉइंट बड़े वैलिड बताए एंड मैं इसको थोड़ा एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट में बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए, जो आज हो रहा है इसकी रूट्स, जो नींव है, वो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा ही करी गई है। इनफैक्ट क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को ड गामा ने क्या किया? वास्को ड गामा ने इतने लोग हिंदुस्तान की तरफ मारे, क्रिस्टोफर कोलंबस ने इतने लोग यूएस के जो रेड नेटिव इंडियंस थे उनको मारा। अब ऐसे ही आप समझो कि जो उन्होंने 15th सेंचुरी या 16th सेंचुरी में किया, वो आने वाले समय में यूरोपियन के हर कंट्री ने, या जिसमें से यूके निकला, यूएस निकला, ऑस्ट्रेलिया निकला, न्यूजीलैंड निकला, इन्होंने सारे देशों में यही चीज करी थी, कई लोगों को मारा है। वो जो रूट्स है सिर्फ मारने तक सीमित नहीं रहा, इन्होंने कई तरह की रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर ली। अब मैं ये इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि जब रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर ली तो वो जो हैव्स थे, जो कई कंट्री जो मिडिल ईस्ट वाले थे या अफ्रीकन वाले थे, जो हैव्स थे वो हैव नॉट्स बन गए। अब वहां पे जब किसी का आप कहीं से उसकी प्लेट से कुछ ले लोगे तो वो वाइसा वर्सा अटैक करेगा। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि ये जो डीप स्टेट है ना जी, जो सारों को डिवाइड करके रूल करना चाहता है, चाहे रिलीजन के नाम पे, चाहे रीजन के नाम पे, चाहे लैंग्वेज के नाम पे, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? वो चाहते हैं कि मेजरली सोसाइटी में वीकनेस क्रिएट रहे, डिवीजन रहे। जैसे कि अब आप देखो, ना सिर्फ मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, मगर जो एक और जो चीजें आ रही है LGBTQ जी, यानी कि लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ये गे, ये क्यों पैदा कर रहे हैं? वो इसलिए पैदा कर रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट जो यंग जनरेशन है वो अपने सेक्स को लेकर ही परेशान हो जाए, ताकि वो असली में जो काम करना है, काम में जैसे उसको कहा जाएगा नैरेटिव, उसके दिमाग में वैसे ही नैरेटिव इंपोज हो जाए, वो अपनी अकल ना लगा पाए। जो हमारी सीनियर जनरेशन थी उनको समझ आता था, डाइवर्ट कर दे रहे हैं, डाइवर्ट करता है। तो अब वो डाइवर्जन में क्या है, एक LGBTQ हो गया और एक ऑब्वियसली एक रिलीजन के नाम पे जो एंगल है। एंड मैं नो डाउट, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन या क्रिश्चियन पॉपुलेशन ये अपने आप में कई तरह के क्राइम्स नहीं कर रही होगी। हर चीज में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पीछे उनके डीप स्टेट जो है, वो जो डिवाइड करना चाहती है सोसाइटी को, वो क्रिएट कर रही है। अब क्या है ना, वो जो 100-200 साल का जो चक्रा था, जब हमने उन सारे कंट्रीज में जहां से ये इस्लामिक जो लोग निकले, अब उनको समझ आया कि भैया मेरे कंट्रीज को तुमने लूटा है, तो ऑब्वियसली मैं इस कंट्री का हिस्सा बन ही नहीं पाऊंगा। चाहे वो वहां पे मेयर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मगर वो उस कंट्री का हिस्सा नहीं है। जो कि जाकिर साहब ने बड़ी इनडायरेक्ट लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी कि उनकी रूट्स जो है वहां पे सेटल्ड हैं, कि वो अपने आप को इसकी बिलोंगिंगनेस कभी नहीं रखेंगे। एंड उसके कारण वो कभी भी कल्चरली आपस में इंटरमिंगल नहीं करना चाहते। कल्चरली हो गया, सोशली हो गया, तो उनको लगता है जब तक काम चल रहा है तब तक तो करेंगे, मगर जैसे ही उनको लगता है कि अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो फिर वो सड़कों पे आएंगे, क्राइम रेट होएगा, एंड वो इसीलिए डेमोग्राफीज जो है वो चेंज हो रही है। एंड ऑब्वियसली मैं इसमें एक एंगल और दूंगा जी। पहले ये काम डीप स्टेट कर रहा था, बट मेरे को लगता है कि अब ये काम कहीं ना कहीं आप देखेंगे आने वाले समय में चाइना का बहुत बड़ा हाथ निकलेगा मिडल ईस्ट में से, ये सारे क्योस को क्रिएट करने में, और वो क्योस को करने में चाइना का रोल रहेगा। यस, आप देखेंगे आने वाले समय में निकलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो यूरोपियन साइड पे जो सेटल हो रहे हैं, सेटल होने के लिए जो पैसे का जो बोलबाला है, देखो पैसे की ट्रांजैक्शन भी तो होनी जरूरी है। वो पैसे की ट्रांजैक्शन कैसे मूवमेंट होएगी, उसमें आप देखेंगे आने वाले समय में ये चीज का भी एंगल आएगा। सिरोही जी, अमन चुग जी कह रहे हैं कि भाई डेमोग्राफी या फिर हो सकता है अलग अलग रीजन हो, लेकिन उसमें एक बड़ी रणनीति जो है उसके पीछे मास्टरमाइंड चाइना है, ऐसा है क्या? कितना सहमत है इस बात से आप? देखिए, चुग साहब जो है जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे होंगे। मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर चुग साहब ने जो डीप स्टेट के बारे में कहा है, मैं उनके साथ पूरा एग्री करता हूं कि जहां पे भी दंगे फसाद होते हैं, ज्यादातर वो दंगे फसाद जो लोकल पॉपुलेशन के होते हैं, वो लोकल पॉपुलेशन स्टार्ट करती है, लेकिन उसको आगे बढ़ावा जो है दिया जाता है वो डीप स्टेट में दिया जाता है। चाहे आप बांग्लादेश में देखो, नेपाल में देखो, श्रीलंका में देखो, इंडोनेशिया में देखो, तो ये कार्रवाई। अभी चुग साहब ने एक और चीज कही कि जो लोग वहां पे यूरोप में गए हैं, खासतौर पर मुस्लिम जो गए हैं, वो अपने रूट्स को भूल नहीं पाए और वो अपनी
जो वहां के रूट्स थे उनको भी साथ लेके गए, इसलिए वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाए। वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये भी मैं कहूंगा दूसरी तरफ से जो वहां के लोकल लोग हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते। वो आज भी उनको जो है वही स्लेव समझते हैं जो आज से 200 साल या 150 साल पहले सोचते थे, गुलाम समझते थे। जैसे भारत के लोग जो है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, जब वो यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, आज भी जो व्हाइट पीपल हैं, वो जो ब्लैक पीपल हैं या वो लोग हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी में। तो प्रॉब्लम दोनों साइड से, वो एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने कल्चर को, हम इस चीज को लेके जाते हैं, इसलिए वहां पे डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसलिए आपस में जो मतभेद होता है, और फिर मतभेद को जो है बढ़ाने के लिए, जैसे चुप साहब कह रहे हैं, डीप स्टेट इन्वॉल्व है। चाइना के बारे में मैं कह नहीं सकता हूं कि चाइना उस लेवल तक पहुंच गया है कि यूरोपियन कंट्रीज में वो जो है इस तरीके से जो है उपद्रव मचाने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये दोनों की तरफ, और जो मैं मूल कारण बता रहा हूं, जो मुस्लिम कम्युनिटी और जो बाकी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, उनमें एक तरह का ट्रस्ट नहीं है। और जब तक ये ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, तब तक जो है ये इसी तरीके से जो है आपस में झगड़ा फसाद ये होते रहेंगे। और आखिर वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा सर? क्योंकि हम देखते हैं लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं। सीरिया में जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हुआ, उसके बाद में वहां से लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं। ठीक है, हर देश की अपनी ये कहा जाए नीतियां होती हैं, उसके तहत वह ऐसे लोगों को, तमाम लोगों को शरणार्थी जरूर बनाते हैं। लेकिन जल्दी से एक आंकड़ा भी मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया में बदलती हुई जो डेमोग्राफी है उसके कुछ उदाहरण है। मैंने जैसे हाल ही में लेबनान का जिक्र किया। लेबनान में 1932 में जब जनगणना हुई, यहाँ पर ईसाई आबादी बहुमत में हुआ करती थी, लगभग 54% उनकी आबादी थी। लेकिन आज अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर वो उनकी स्थिति बहुत कम हो चुकी है। और उस समय मुस्लिम आबादी अब यहाँ पर जो है वो ज्यादा नजर आती है, जिसमें सिया और सुन्नी मिलाकर करीब 60% से ज्यादा ये माने जाते हैं। और अभी तक हालांकि सिविल वॉर वाली जो कंडीशन है, जो 1975 और 90 के बीच में नजर आई, आज भी वही बरकरार है। और ये मान के चलिए कि अब ये पूरी तरह से कहा जाता है कि इस्लामिक कंट्री के तौर पर लोग उसे देखते हैं। कोसोवो एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसे ही एक उदाहरण आ जाता है। यहाँ पर जो पहले ईसाई ऑर्थोडॉक्स बहुमत में हुआ करते थे, 20वीं सदी में अल्बानियाई मुसलमान जो है वो आबादी लगातार उनकी बढ़ती चली गई। और अब बताया जाता है कि अब जो मौजूदा स्थिति 2008 में भी 90% मुस्लिम अल्बानियाई हो चुके थे, और अभी भी स्थिति यही है। ऐसे तमाम बड़े देश हैं, कई ऐसे हमारे सामने। इजराइल फिलिस्तीन का तो एक बहुत बड़ा मसला है ही। यूरोप को भी जान लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, यूके, पिछले 50 सालों में यहाँ पर जनसंख्या तो बढ़ती है, वो एक बहुत नॉर्मल सा एक प्रोसेस है। ये कहा जाए जनसंख्या हर क्षेत्र में, हर देश में बढ़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है, सबसे ज्यादा मुस्लिम इजाफा हुआ है। फ्रांस में लगभग 9 से 10% आबादी जो है वो मुस्लिम है अब लगभग। जर्मनी की अगर बात की जाए तो तुर्की, सीरिया और अफगान शरणार्थियों की अगर बात की जाए तो उसकी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जिसमें 6% तक अब उनकी आबादी पहुंच चुकी है। यूके में स्थिति चिंताजनक बताते हैं लोग। हालांकि इवन ये डेमोग्राफी चेंज होने जैसे जो मसले हैं उससे अमेरिका भी अछूता नहीं है। अमेरिका की तरफ से भी लगातार चिंता जाहिर की गई है। नाइजीरिया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ऐसे तमाम देश हैं। और जो अभी हम आंकड़े भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पिछले दशक में जो वृद्धि हुई उसमें 2010 से 2020 के बीच में पूरी दुनिया की अगर बात करें तो विश्व की आबादी लगभग 10% अगर बढ़ी इन 10 सालों में, तो मुस्लिम आबादी लगभग 21% बढ़ी। अपने आप में ये जब तस्वीर बदलती है तो इस पर चर्चा शुरू हो जाती है। जाकिर हुसैन जी, जब भारत में हाल ही में कई ऐसे इलाकों पर जब ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आई कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो बहुत बड़ी चर्चा होना शुरू हुई। ये तो भारत की जब एक छोटे हिस्से की अगर हम बात करते हैं, तो अगर किसी देश की पूरे, अगर दुनिया के किसी एक बड़े हिस्से की अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो वहां के लोगों का सड़कों पर उतरना तो बनता है, तब तो उनका ये प्रदर्शन वाजिब नजर आता है। देखिए, मैंने कहा ना कि पॉपुलेशन की जो है 3 साइकिल्स होती हैं। सेकंड साइकिल में पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है, जो कि सपोर्टेड बाय यंग पॉपुलेशन। यंग और पॉपुलेशन मुस्लिम जो है पूरी दुनिया में यंगेस्ट जो है कम्युनिटी है। और ये साइकिल 2050 तक चलेगा, उसके बाद फिर अपने आप ये गिर जाएगा। और पॉपुलेशन का ग्रोथ ये भी है कि वो कितना कॉमर्शियलाइज्ड हो गई है।
उसके उनकी फीमेल्स कितना जो है ऑफिस गोइंग हो गई हैं, ये सारे फैक्टर जो है पॉपुलेशन को ग्रो कराने में बहुत ही मदद करते हैं। और ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम जो भी मुस्लिम गए हैं, मिडिल ईस्ट से हो, चाहे साउथ एशिया से हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया से गए हो, तो वो एक रिलीजन को लेके, ईस्टर्न रिलीजन को लेके गए, ईस्टर्न कल्चर्स को लेके गए हैं, और वो बड़ी आसानी से उसको नहीं छोड़ते। और इसलिए जो है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी हो, गुरुद्वारा हो, आप देखिए कि वहां पर कांग्रीगेशन होता है, वहां पर उनकी संख्या नजर आती है, ये पब्लिक को बड़ी परेशान करती है। मैं एक चीज अपना शेयर कर रहा हूँ एग्जाम्पल। मैं यूएस में गया तो लोगों ने कहा कि चर्च यहाँ बिक जाते हैं, चर्च बेचे जाते हैं। हमने कहा क्यों? कहा कि आमदनी नहीं होती है चर्च की, लोग जाते नहीं है चर्च में। तो हमने कहा कोई दिखाएंगे, तो हमको ले जाके वाकई दिखाया कि एक चर्च था जो नहीं चल पा रहा था, उसको बेच दिया, अब उसमें जो है शराबखाना बन गया। तो वहां की पब्लिक खुद ही जो है रिलीजन से दूर भाग रही है। तो ये एक, वो नास्तिक अब होते जा रहे भी हैं। आप परसेंटेज देखिएगा तो रिलीजन से दूर भाग गई है। इंडिया में अगर देखिए तो हम कहना नहीं चाहते हैं कि परसेंटेज ऑफ मुस्लिम जो है कितना जो है फ्री लाइफ स्टाइल जो है करने लगी है, ये हम नहीं बताना चाहते आंकड़ा, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई को बुरा लगेगा। 20 से 25% मुस्लिम से ऊपर जो है वो शराब पीती है। तो ये एक सोसाइटी का, ये जहां इंटीग्रेशन होगा, जिस तरीके का होगा, लेकिन आपने ये भी देखा कि इनके प्रदर्शन के बावजूद भी वहां की गवर्नमेंट जो है इनके दबाव में नहीं आ रही है। अभी यूके में देखिए कि पहला उनका कानून मंत्री जो है एक लेडी साउथ एशिया की, पाकिस्तान की बनी। लंदन का मेयर जो है सादिक जो है पाकिस्तान का बना। हिंदुस्तान का जो है सुनक जी जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो कि इतिहास बन गया। क्या वो कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पावर की जो उनकी जो डोर है उनकी हाथ। अब आप यूएसए में देख लीजिए, ट्रम्प की सरकार में सबसे ज्यादा इंडियन जो है उनकी कैबिनेट में कहिए कि उनके साथ हैं। जी जी। चाहे वो जो है काश पटेल हो, चाहे जो है और भी लेडी जो है वो हो, लेकिन ये लोग कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। तो इनको जो है वो अपने, और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो माइग्रेंट्स कहीं जाते हैं तो बहुत मेहनत से काम करते हैं और इकोनॉमिकली अपने को बहुत एक्सेल कर जाते हैं। बिल्कुल। 55 लाख भारतीय जो है अमेरिका में $1.5 लाख की इनकम है, जो कि लगभग डबल ऑफ द नेशनल इनकम है। जी जी। तो इनका रोल जो है इलेक्शन फंडिंग में, इनका रोल हर जगह बहुत पे इंपॉर्टेंट हो बहुत जाता ज्यादा है। तो ये सारी विजिबिलिटीज जो है वहां की पॉपुलेशन काम नहीं करना चाहती है, इसको बुरा लगती है। एक फैक्टर ये भी आता है कि उसको लेफ्ट राइट विंग पार्टीज ने इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया है। तो सारा कुछ जो है डेमोग्राफी नहीं डिसाइड करती है। डेमोग्राफी पे बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर पा रही है। यस। वो डेमोक्रेसी कितना जो है प्रोडक्टिव है, ये मैटर करता है। लेकिन जब डेमोग्राफी चेंज होती है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक दिया है कि आखिर जब डेमोग्राफी चेंज होती है तो उसका प्रभाव क्या होता है। लोग कहते हैं कि भाई जिन पर बेसिकली उनका पहले एक तरह से सांस्कृतिक बदलाव होता है, जियोपॉलिटिकल चीजें चेंज हो जाती हैं, आर्थिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, धार्मिक रूप में, हर चीजों में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव नजर आने लग जाता है। और अमन चुग जी, अगर डेमोग्राफी किसी भी देश की चेंज होती है तो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस बताइएगा, सबसे बड़ा चेंज क्या होता है? और अगर उदाहरण के साथ में बता पाएं कि किसी देश का उदाहरण हो कि पहले देश की क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। इसको ना थोड़ा मैं फिर दोबारा लिंक करने की कोशिश करता हूं। डेमोग्राफी चेंज रूट्स पे जाते हैं। आप हिस्टोरिकली 11th सेंचुरी में भी चले जाएं तो सबसे पहले जहां जहां ट्रेड होता है, यानी जहां पे पैसा होता है जी, वहां वहां रिलीजन का स्प्रेड होता है। रिलीजन का स्प्रेड पैसा या तो बनाने के लिए होगा या पैसा लूटने के लिए होगा, यह हमें समझना जरूरी है। एंड जो जो ट्रेड रूट रहे हिस्टोरिकली, वहां वहां जो रिलीजन है वो स्प्रेड हुआ, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है चाहे इस्लाम है, ठीक है ना। अब उसी को एक्सटेंड करते हैं। जब धीरे धीरे करके डच गिल्डर जो है वो रिजर्व करेंसी बन गया वर्ल्ड का, फिर फ्रेंच फ्रैंक बन गया रिजर्व करेंसी वर्ल्ड का, फिर पाउंड बन गया रिजर्व करेंसी वर्ल्ड का, रिसेंट टाइम्स में पिछले 100 साल में डॉलर बन गया रिजर्व करेंसी वर्ल्ड का। तो पुराने जमाने में जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे या जो अफ्रीकन नेशंस थे, उनको तो पता ही नहीं था कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज भी हैं। बाद में उनको समझ आया, अरे हमारे पास तो ऑयल है, हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, हमारे पास लिथियम है, मॉडर्न टर्म में लिथियम है, क्रोनियम है और कई रेयर अर्थ मिनरल्स हैं।
ये सारी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? फिर दोबारा डीप स्टेट ने पहले उसको डॉलर जो रिजर्व करेंसी था उसमें वर्चस्व हासिल कर लिया, पेट्रो डॉलर। अब उसके बाद क्या किया? इससे जो फाइनेंसिंग आएगी, इससे फाइनेंसिंग से आपको प्रमोट करना है क्या? कैपिटलिज्म मॉडल। कैपिटलिज्म में क्या है जी? जो फैमिली है उस फैमिली को यूनिट फैमिली में तोड़ो, तभी तो माल बिकेगा ना। कैपिटलिज्म कैसे बिकेगा? तो तोड़ने का मतलब उसकी माइग्रेशन करवाओ, यानी कि वो पर्सन अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि इकट्ठे रहेगा तो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा। मगर डीप स्टेट को क्या चाहिए? नौकरी वाले लोग, उनको एंटरप्रेन्योर नहीं चाहिए, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो आप तो बिजनेसमैन हो गए। बिजनेसमैन वो बनाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप नौकर ई करें। समझ रहे ना? यानी कि इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, सरकारी। समझ रहे ना? इसका जी, मतलब जी। ये धीरे धीरे करके डेमोग्राफी से उन्होंने माइंडसेट ये बनाया कि भैया तुम स्लेव हो। मतलब स्लेव को उन्होंने बॉन्डेड लेबर बनाया, बॉन्डेड लेबर से उन्होंने एक माइंडसेट बनाया कि भैया मेरे को तो नौकरी करनी है। इससे क्या प्रमोट होएगा? अल्टीमेटली कैपिटलिज्म मॉडल। अब जो आपका डेमोग्राफी वाला जो एंगल है उसको लेटेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। जी। लेटेस्ट वे में पिछले 1 साल से पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ। जी। इसका मतलब ये, जो फाइनेंसिंग ऑयल रिजर्व से जो हो रही थी वो पहले कई जगह एक तरह से सोसाइटी या देश तोड़ने के लिए पैसा एशियन कंट्रीज में आ रहा था। वो कौन भेज रहा था? वो डीप स्टेट जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बैठा था। अब चाइना का मेजर प्रोडक्शन हब है, क्योंकि 28% ऑफ द वर्ल्ड की प्रोडक्शन चाइना करता है और तेल सबसे ज्यादा कंज्यूम चाइना करता है। तो चाइना ने कहा भाई जब सारा ट्रेड मैं ही करता हूं तो मैं डिक्टेट करूंगा ना कि पैसा ये रूट कहां करना है, क्योंकि मेरे को अपना उल्लू सीधा करना है। तो उसने यही पैसे को रूट करके मिडल ईस्ट वाले लोगों को, या जो कुछ कुछ हो सकता है एंटी सोशल एलिमेंट्स को, जी। यूरोप की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, ताकि और डेमोग्राफी चेंज हो। उन्हें फंड करना शुरू कर दिया। तो ये एंगल से आपको डेमोग्राफी, रिलीजन, ट्रेड, पैसा, ये सब समझ आ गया। इसका इलाज क्या? आपने जैसे लास्ट टाइम एक पूछा कि इसका इलाज क्या है? इलाज क्या होगा? बिल्कुल। देखो, इस सबसे पहले तो इलाज ये होएगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिपोलर करेंसी जब जब रहेगी वो हमेशा कोशिश करेगा अपने हाथ में कंट्रोल करने की। इसलिए ब्रिक्स का फॉर्मुलेशन किस नींव पे बैठ रहा है कि भैया हम मल्टीपोलर करेंसी की बात कर रहे हैं। हम एक करेंसी की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जो भी करेंसी होगी वो आपस में लेन देन रुपी में कर लो, रूबल में कर लो, युआन में कर लो, यानी जिसका जो ट्रेड है उसमें कर लो। भाई डॉलर के पीछे क्यों जाना? इससे क्या होगा? इससे हमारा इंटरेस्ट ट्रेड में है, हमारा इंटरेस्ट किसी और कंट्री के ऊपर राज करने में नहीं। इससे क्या होगा? धीरे धीरे करके वो आने वाले समय में सोसाइटी में पेनिट्रेशन होगी। जैसे कि आज के डेट में जो भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स क्या पढ़ाते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, हाउ टू बिकम फिट फॉर जॉब। कोई ये नहीं सिखाता है हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर। वो कब आएगा? जब आप कैपिटलिज्म मॉडल और कम्युनिज्म मॉडल से हटेंगे। वो कैसे हटेंगे? जब आपको पैसा, जो पैसे की भाषा समझ आएगी। आज के डेट में हम करेंसी की भाषा समझ रहे हैं। करेंसी और मनी में फर्क है। मनी क्या है? जिसकी अंदरूनी वैल्यू है। इसलिए तो गोल्ड भाग रहा है, क्योंकि अब कई लोगों को समझ आ रहा है कि मनी गोल्ड है और डॉलर करेंसी है। इसलिए डॉलर का डी डॉलराइजेशन हो रहा है और गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमें लोगों को पता लग गया। कितना इंटरेस्टिंग वे में बाकायदा ये पूरा मोनेटाइजेशन प्रोसेस भी एक तरह से आपने समझा दिया, फंडिंग प्रोसेस भी समझा दिया। लेकिन ये भी बार बार कहा जाता है कि भाई जब अगर मुस्लिम प्रवासी यूरोप कंट्रीज की तरफ रुख करते हैं तो उनका अर्थव्यवस्था पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। योगदान वो देते हैं, बेरोजगारी या वेलफेयर सिस्टम पर एक तरह से दबाव डाल रहे हैं। एक दरअसल रिपोर्ट ऐसी आई थी OECD की, यूरोप में प्रवासी मजदूर कम आय वाले कामों में बड़ी भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो नजर आता है सिरोहे जी। तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो गई। बिल्कुल, इसमें कोई बात वो नहीं है, डाउट नहीं है नैना जी कि ये जो गए हैं वहां पे शरणार्थी, ये कोई उन्होंने कोई भाईबंदी में उनको नहीं बुलाया, क्योंकि उनको पता है ये चीप लेबर अवेलेबल है वहां पे। जो लेबर है बहुत महंगा है। तो ये जो शरणार्थी मिडिल ईस्ट से हो, भारत से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, साउथ एशियन कंट्री से गए हैं, ये वहां पे रोजगार के लिए गए थे और उनको रोजगार जो है वहां के लोगों ने दे दिया। क्योंकि वहां की पहली बात तो वहां की जो है पॉपुलेशन कम है। दूसरी चीज है वहां के लोग जब पैसे मांगते हैं काम करने की तो वो ज्यादा मांगते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जब जाते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हो तो साउथ एशियन कंट्रीज के हो, वो चीप लेबर है और चीप लेबर को वो एक्सप्लॉइट करते हैं और एक्सप्लॉइट करने से आपस में जो है ये झगड़ा फसाद होता है। और आप ये देखिए
ये जो माइग्रेशन होता है, ये रेफ्यूजी जाते हैं, कहां से जाते हैं? ये कोई डेवलप कंट्री से नहीं जाते हैं, ये अंडर डेवलप कंट्री से जाते हैं। कोई सीरिया से जा रहा है, कोई जो इजिप्ट से जा रहा है, कोई इंडिया से, पाकिस्तान से। और जब ये यहाँ से साथ जाते हैं तो वहां पे जाके काम करते हैं, और जब काम करते हैं और उनको लगता है कि हम इतना काम करें, इनकी अर्थव्यवस्था को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और उसके बावजूद भी जब उनको ठीक तरीके से जो उनके साथ बर्ताव नहीं किया जाता, तो उसके बाद जो ये सारी की सारी जो है आपस में झगड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अर्थव्यवस्था में जो माइग्रेंट लेबर्स है, रिफ्यूजीज है, उनका वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत बड़ा जो है योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जब बार बार यहाँ की जनता जब बार बार ये बात कहती है कि भाई हमारे अधिकारों का हनन होता है, यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज होती है, बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा पलायन का भी होता है। कई बार हम देखते हैं लोग रोजगार के मामले में बाहर जाते हैं, कई बार वो किसी और रूप में बाहर रहते हैं, जो भी XYZ सिचुएशन होती है, डेमोग्राफी चेंज होने में वो दूसरे बहुत बड़े मेजर फैक्टर्स जो हैं वो नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से जाकिर हुसैन जी, बाब यहाँ की जनता अगर विरोध प्रदर्शन करती है, खासतौर से अगर हम दूसरे देशों का जिक्र करते हैं कि भाई वो यहाँ पर उनको शरणार्थी के तौर पर लेकर आए, शरणार्थियों की वजह से ये पूरी तरह से डेमोग्राफी चेंज होती चली गई। जाकिर हुसैन जी, फिर ये तो सरकार की उस देश की ये कहा जाए कि नीति का एक बड़ा हिस्सा हो जाता है, ये तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। देखिए, ये अगर आप देखिए, मैं आपको फ्रांस का एक एग्जांपल देता हूं। जब फ्रांस नाइजीरिया में काम कर रहा था, अफ्रीकन कंट्रीज में, तो इनके साथ जो वहां पे काम कर रहे थे, तो इनके जो सपोर्ट में थे वो गए वहां पर। लेकिन आज तक उन काले लोगों को आज तक वोटिंग राइट नहीं है, और उनको एक जगह पे एक कंसंट्रेशन कैंप की तरह, घेटों की तरह एक ही जगह रख दिया है। तो आज से 8 साल 10 साल पहले बहुत बड़ा वहां दंगा हुआ था, और जितनी हजारों कारें उन लोगों ने जला दिया था। वही चीज आपने देखा अफगानिस्तान में, जब 20 साल बाद अमेरिका जाने लगा, तो आपने देखा, हम लोगों ने देखा कि जहाजों के ऊपर लोग बैठ के भाग रहे हैं। पूरी एक नई जनरेशन अमेरिका के रहने हुए 20 साल में तैयार हो गई, जो अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहती। बिल्कुल अब सही। आप तो ये उन्हीं का, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जर्मनी बिल्कुल तबाह हो गया, तो उसको बचाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसको फिर से बसाने के लिए टर्की ने अपने लेबर फोर्स को भेजा, क्योंकि वो एक ही साथ लड़े हुए थे जी। तो इसीलिए जर्मन में जो है टर्किश बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये लोग आके वहां पे रिकंस्ट्रक्शन करें। तीसरी बात ये है कि यूरोप की पॉपुलेशन खुद डिक्लाइन में जा रही है, जो 2050 तक डिक्लाइन में रहेगी, और उनके एक एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है। एक एजेड पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए 2.5 आदमियों की जरूरत है, तब जाके उनका खर्चा पूरा कर पाएगी सरकार। उनका भत्ता, उनका इलाज, उनका रहना सहना, कीपिंग, ये सब सारी चीजें। तो वो चाहते भी है कि यंग लोग, प्रोफेशनल लोग यहाँ आए भी, लेकिन वो पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जा रहा है। और मैं एक चीज ये बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान और चाइना के अलावा कोई भी स्किल्ड, मोस्ट स्किल्ड, उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए मोस्ट स्किल कोई नहीं है उतना। बकिया जहां से भी लोग जा रहे हैं वो बिलो स्किल होता है। और वो माइग्रेशन की थ्योरी में कहा जाता है, जापानीज वर्ड है, 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिंजी मिंजी, यानी डेंजरस और डर्टी काम में ही वो जाके लगते हैं। हमारे यहाँ देख लिए, हमारे यहाँ कहते हैं 10 मिले 10 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख बांग्लादेशी यहाँ पर हैं। वो है कहाँ? वो कहाँ है? कहीं दिखाई देते हैं? वो कूड़े उठाते हैं, वो गार्बेज उठाते हैं। उनकी औरतें घरों में काम करती हैं ताकि जो है ताकि वो औरतें जो है जाके ऑफिस में काम कर पाती हैं। बिल्कुल सही। अभी आपने देखा, लेकिन सर यहाँ पर भी शरणार्थियों का मुद्दा, तो या फिर ये कहा जाए बदलती डेमोग्राफी तो बड़ी चिंता का विषय रहा ही है। कई बार शरणार्थी बन जाते हैं, कई बार घुसपैठिए बन जाते हैं। जी, तो ये मतलब आप देखिए कि मैक्सिको से हर साल जितने लोग मारे जाते हैं, 200 से ज्यादा हर साल लोग मारे जाते हैं जी बॉर्डर पर। वो टनल बनाते हैं, उनको मारा जाता है, लेकिन फिर भी माइग्रेशन नहीं रुक रहा है। हाँ। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं सिरोही सर से इसका जवाब लेना चाहूंगी। सर, जो बात मैंने पहले कही कि जब इस तरह से चीजें बदलती हैं या फिर शरणार्थियों का जिक्र होता है, तो बार बार ये कहा जाता है कि सुरक्षा आखिर किस तरह से। सिरोही जी, मुस्लिम आबादी या यहाँ पे जब समुदाय बढ़ता है, बढ़ती
जो संख्या है उसके साथ में बार बार ये कहा जाता है कि आतंकवादी घटनाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। हालांकि स्टीरियोटाइप है ये क्या है, कुछ फैक्ट बताऊं। कहा यह गया कि 2015 में जब पेरिस अटैक हो, 2016 का ब्रसेल्स ब्लास्ट हो, 2017 का मैनचेस्टर बम धमाका हो, इन सब में आईएसआईएस की बड़ी भूमिका नजर आई थी आतंकी हमलों में। हालांकि यूरोपोल में जो 2020 का डेटा है उसमें यह कहा गया कि यूरोप की कुल आतंकी घटनाओं में 70% से ज्यादा नॉन इस्लामिस्ट थे और ज्यादातर तो राइट विंग के थे या फिर सेपरेटिस्ट थे। देखिए नैना जी, ये एक कोइंसिडेंस की बात है जी। कि जहां पे भी आप देखेंगे कि टेररिस्ट अटैक होते हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोपियन कंट्रीज में हो, इंडिया में हो, कहीं पाकिस्तान में हो, ज्यादातर क्या होता है जो है उसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो पता लगता है कि मुस्लिम है। ऐसा नहीं कि नॉन मुस्लिम टेररिस्ट अटैक नहीं करते, पर एक नॉर्मल लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि अगर टेररिज्म है तो वो जो है इट इज रिलेटेड टू मुस्लिम वर्ल्ड। तो आप देखिए, और ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप देखिए सीरिया में, देखिए इराक में, ईरान में, यमन में, लेबनान में, ये सारे के सारे जितने कंट्रीज हैं यहाँ पे सारे के सारे टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट के अड्डे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का जो है लोगों के दिमाग में ये मिथ बैठ गई है कि जहां जहां मुसलमान है या जहां जहां टेररिस्ट अटैक होते हैं वो सिर्फ मुस्लिम ही करते हैं। ऐसा नहीं है, टेररिस्ट अटैक तो कोई भी कर सकता है। लेकिन हाल ही में जो खबरें आ रही हैं या हम देखते हैं में भी अटैक होते हैं जी। सॉरी, खुद इस्लामिक कंट्रीज में भी बहुत अटैक होते हैं। वही तो कह रहा हूं, खुद इस्लामिक कंट्रीज में भी अटैक होते हैं। आप देखिए पाकिस्तान में टीटीपी वाले आके जो है वहां पे हमला कर जाते हैं। उधर आप देखिए पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हमला। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो है नॉन मुस्लिम के ऊपर ही करते हैं, मुस्लिम मुस्लिम के ऊपर भी करते हैं। लेकिन ये जो है टेररिस्ट का एक टैग लगा दिया गया मुस्लिम कम्युनिटी को, जो कि पिछले कुछ सालों में ये हुआ है इसलिए। लेकिन ये कारण नहीं है कि वो मुस्लिम है तो वो टेररिस्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक तरह का एक टैग लगा दिया गया जो कि गलत है। हमको जो है सबको मिलजुल के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। लेकिन सर सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा गंभीर विषय नजर आता है क्या? क्योंकि बार बार 2050 तक रिपोर्ट कहती है कि भाई ये आंकड़ा और चेंज हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो कई जगहों पर तो इसी डेमोग्राफी और क्षेत्रों के आधार पर ही जंग छिड़ी हुई है अलग अलग जगहों पर। तो ऐसे तो आने वाले वक्त में दुनिया का हर दूसरे इलाके में वो युद्ध का मोर्चा बन जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है और अगर यूरोपियन कंट्रीज में मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ रही है तो वहां पे युद्ध हो जाएगा, और जहां पे मुस्लिम की नहीं है वहां पे युद्ध नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। रशिया और यूक्रेन के बीच में तो मुस्लिम का मसला है ही नहीं, फिर भी वहां पे जंग हो रही है। तो ऐसी कोई बातचीत नहीं है। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ एक तरह का लोगों को जो भ्रम है, ऐसा नहीं है। वो हालात अलग होते हैं और उस हालात के मुताबिक काम होता है, ना कि ये कि जी हम मुस्लिम कम्युनिटी को जो है ब्लेम कर सके कि जी मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे होगी वहीं पे दहशतगर्दी होगी, वहीं पे लड़ाई होगी। ये सोच गलत है। और इसी सोच की वजह से जब हम दूसरी कम्युनिटी को ये सोच के मानेंगे, ये हम मानेंगे कि ये तो टेररिस्ट है, इनका तो काम लड़ाई लड़ना, इनको धर्म में जो वायलेंस सिखाते हैं, तभी ये सारी समस्याएं खड़ी होती है। हमको वी हैव टू एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, और उसको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही माहौल शांति का रहेगा। ठीक है, लेकिन अमन जी एक और बात जरा मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। पिछले कुछ वक्त से इस्लामोफोबिया का जिक्र बहुत जगह जगह पर निकला और दुनिया के कई कोनों में लगातार बढ़ती आबादी इस्लाम की, उस पर प्रदर्शन किए गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी शामिल हैं, यूक्रेन माफ कीजिएगा यूरोप में तो होते ही हैं लगातार प्रदर्शन। हम देखते हैं कि इस तरह की तमाम समय समय पर बातें या नाराजगी जो है वो यूएस जैसे बड़े देशों से भी निकलकर सामने आती है। तो ये कितनी गंभीर व्यवस्था, कितनी गंभीर स्थिति इन देशों में खासतौर से नजर आती है? देखिए, मैं पहले पिछले वाले जवाब पे थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ कि मेरे को दिखता है कि वर्ल्ड के कई काउंटर्स पे अभी और वॉर सिचुएशन बढ़ेगी। अच्छा, रीजन क्या है जी? रीजन, हाँ, मैं रीजन बताता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल सुप्रीमेसी जब भी खतरे में होती है, लड़ाई होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई? क्योंकि फाइनेंशियल सुप्रीमेसी गोल्ड स्टैंडर्ड की थी। गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि सारे कंट्रीज ने कहा था जितना गोल्ड है उतने पैसे हम छापेंगे। मगर पॉइंट है,
पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो मेरे को पैसा चाहिए, मगर पैसा मैं छाप नहीं सकता क्योंकि मेरे पास गोल्ड नहीं है। तो मैं गोल्ड कहां से लाऊंगा? मेरे को गोल्ड किसी और कंट्री से लूटना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पैदा हुई। अगर आप देखेंगे 1895 तक सारे कंट्रीज ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया और 1910 1912 से एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुई? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी जो भूख थी वो मिटी नहीं थी कि भैया अब मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी करूंगा, और अल्टीमेटली जो पावर शिफ्टिंग था वो जो यूएस की तरफ गया, इसलिए आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, मगर उसको खत्म करने का जो क्रेडिट था जो यूएस चाहता था, इसलिए उसको दो कंट्री से खतरा था, एक जापान और एक जर्मनी, क्योंकि दोनों ही मेहनती कंट्रीज हैं। इसलिए उसने जापान के ऊपर ठोका न्यूक्लियर बॉम्ब और जर्मनी के ऊपर ठोका 40 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ बॉम्बिंग। पर्पस क्या था दोबारा? ताकि ये उठ ना पाए, ताकि गोल्ड जो है, गोल्ड रूपी करेंसी को नाम दे दिया उसने डॉलर। अब आपको ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसी को अब आप लिंक कीजिए कि इस टाइम पे क्या हो रहा है। इस टाइम पे कोई भी कंट्री यूएस के जो बॉन्ड्स है नहीं खरीदना चाहता। अच्छा। चाइना जो पहले बिलिंग करता था और डॉलर उसको मिलते थे, चाइना की रेडियो में स्टेटमेंट आती है हर रोज कि भैया जो हम $100 का माल बेचते थे उसकी वैल्यू सिर्फ 30 सेंट्स है, क्योंकि आपको छापने की कीमत तो सिर्फ 30 सेंट्स ही है। तो अब चाइना क्या कहता है? मेरे को बिलिंग गोल्ड में करवाओ। अब सारे कंट्रीज अगर गोल्ड मांगने लग जाए तो यूएस में प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो यूएस के पास क्या इलाज है? दो इलाज है, या तो वो अपनी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी का बोला करेगा जो कि ट्रम्प बोल ही रहा है, और दूसरा लड़ाई। इसलिए ये लड़ाई जो है ये काउंटर्स अभी और खुलेंगे। अब इसी को लिंक करते हैं इस्लामोफोबिया, और मैं सिर्फ इस्लामोफोबिया तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, मैं दोबारा पेश कर रहा हूं यही चीज कि अगर डीप स्टेट का नुकसान हो रहा है क्योंकि डॉलर का वर्चस्व टूट रहा है और उनके भी पैसे कहीं ना कहीं डॉलर में पाग्ड हैं, तो उनको एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज से रिप्लेस करना पड़ेगा ना अपने पैसे को। जैसे कि एग्जांपल, रशिया ने आर्कटिक ओशन के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है कि कभी तो बर्फ पिघलेगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो $50 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि कंट्रीज चाहते हैं कि अब हम वो कंट्रीज में पहुंच जाएं जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ताकि आने वाले समय में हम राज कर पाएं। लेकिन अमन जी, अभी हम भले अभी डेमोग्राफी चेंज होने की अलग अलग वजहों पे बात करते हैं, लेकिन क्या बढ़ती और बदलती जनसंख्या वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है? क्योंकि बार बार बढ़ती जनसंख्या जो है, बढ़ती पॉपुलेशन, इस्लामिक पॉपुलेशन, उस पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि अब देखो इसी को साथ मैं लिंक कर रहा था कि जब ये प्रॉब्लम आ रही है रेयर अर्थ मिनरल्स की और लैंड की, तो आप समझो, मैं नाम बड़े दबे दबे अक्षरों में बोल रहा हूं, बिल गेट्स साहब का स्टेटमेंट आता है कि इतनी जो पॉपुलेशन धरती पे है वो धरती निभा नहीं पाएगी, और उसके बाद ही कोविड वायरस आता है। और ये अब तो सारों को पता भी लग गया डीप स्टेट का कि जो फॉसी साहब हैं, उन्होंने वहां पे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस में वायरस लीक हुआ तो ही वो चाइना में यूनिवर्सिटी ऑफ वायरोलॉजी पैदा करी गई। ये मैं आपको इसलिए लिंक कर रहा हूं कि पॉपुलेशन को कैसे खत्म किया जाए। अब पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए एक तो वायरस है, हालांकि ये एक बड़ा, एक बहुत ये कहा जाए बड़ी चर्चा हो जाती है कोविड और पॉपुलेशन और उसको चीन को कनेक्ट करती हुई। बिल्कुल, और साथ में इसको लिंक करो। अब दूसरा एंगल, कैसे लोगों को मारा जा सकता है? आपस में भिड़ा के। आपस में भिड़ा के कैसे होएगा? अब आप समझो, जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, मैं सिर्फ इस्लामोफोबिया की बात नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग एलजीबीटीक्यू जो धरने पे आते हैं, जो अल्टीमेटली हो सकता है नॉन इस्लामिक होंगे, तो ये सारे लोगों को फंडिंग कहीं से तो आ रही है। वो कहीं से जो आ रही है, अल्टीमेटली मेन मुद्दा पैसे का ही है कि इनको पैसा दो ताकि लड़ाई करवाओ। अब उसको चाहे इस्लामोफोबिया बोल दो, चाहे उसको एलजीबीटीक्यू बोल दो। बात यह है कि पैसे का खेल इस तरह का है कि दुनिया के कई बड़े देश खुद कर्जे में हैं, लेकिन वो दूसरों को इस तरह के मामलों में फंड कर रहे हैं। इसीलिए रेसिज्म शुरू हो रही है दोबारा। हाँ, लेकिन ये चिंता का विषय है आने वाले। और यहाँ पे मैं आखिरी वर्ड यूं बोलूंगा, इसलिए रेसिज्म आप देखेंगे आने वाले समय में भारतीयों के अगेंस्ट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उनको यही चुभन है कि भारत प्रोस्पेरिटी कर रहा है, बाकी कंट्रीज में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी जीडीपी ग्रो नहीं हो रही, महंगाई ग्रो हो रही है। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा, महंगाई बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं या जीडीपी गिर रही है तो इंटरेस्ट रेट घटाएं, वो उसमें कंफ्यूज हो गए। हालांकि ये अब आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन क्योंकि इंडिया की अपनी अलग नीतियां हैं, इंडिया अपने इस पे चीजों पे बहुत स्ट्रांगली चीजों पर हैंडल करता है, मुझे लगता है इस सिचुएशन को आने वाले वक्त में जरूर इंडियन गवर्नमेंट हैंडल कर लेगी। बहरहाल ये चर्चा बड़ी दिलचस्प रही है, लेकिन आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका
आपका धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बात और बता दूं, बार बार ये भी कहा गया कि अगर आबादी बढ़ती है, मुस्लिम आबादी, तो दुनिया में ये कहा जाए कि आने वाले दशकों में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जैसी संस्थाएं कि आने वाले वक्त में वैश्विक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या और भी ज़्यादा ताकतवर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि यही सवाल बार बार उठते भी नजर आते हैं। इसी के साथ पूछता है इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं, पूछता है इंडिया आज से शुरू कर रहा है आपके लिए शानदार क्विज। जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। आज का सवाल जान लीजिए जल्दी से। सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में किस चुनाव में भाग लिया था? ऑप्शंस जान लीजिए। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और दूसरा है ऑप्शन बी अमेरिकी सीनेट चुनाव। इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और व्हाट्सएप नंबर जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस नंबर पर आप हमें जवाब दे सकते हैं। लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।